डिम्पल के न जाने का फैसला एक और विक्रम और कादम्बरी जी के लिए खुशी की बात थी, तो दूसरी तरफ नेहा और रोहिणी जी इस बात से परेशान थी कि कहीं डिम्पल की वजह से उनके सारे किए कराए पर पानी न फिर जाए। अगले दिन सुबह सुबह जब सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, रोहिणी जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। सर चकराने की वजह से वो सीढ़ियों पर ही गिर गईं। उन्हें ऐसे बेहोश होते हुए देखकर विक्रम चिल्लाते हुए बोला, मॉम, मॉम क्या हुआ है आपको? मॉम आंखें खोलिए। लेकिन रोहिणी जी आंखें नहीं खोलती हैं। विक्रम परेशान होकर उन्हें कमरे में ले आया और अपने डॉक्टर दोस्त राजीव को कॉल करके बुला लिया। राजीव रोहिणी जी के बीपी को चेक करते हुए कहा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बीपी लो हो गया और इसी वजह से चक्कर आए हैं। मैं फिलहाल इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। नेहा राजीव से पूछती है, आखिरकार आंटी को स्ट्रेस किस बात को लेकर है? कमरे के अंदर आती हुई सिया बोल पड़ी, अपने बेटे की वजह से। भाभी इतनी टेंशन में रहती हैं, वजह तुम अच्छे से जानती हो बेटा। डिम्पल सिया जी की तरफ देखते हुए उनकी बातों को समझ चुकी थी। इतने में भी सिया जी चुप नहीं रही। वो डिम्पल के पास आकर बोलने लगी, यही चाहती हो ना तुम कि मेरी भाभी ऐसी ही रहे? आखिरकार तुम्हें जो चाहिए वो तो मिल रहा है ना तुम्हें? बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर क्यों हमारी खुशियों के बीच आ रही हो? तुम तो विक्रम की सुहागन भी हो, तो सिर्फ नाम की। क्योंकि आज तक तो तुम दोनों के बीच कभी पति पत्नी वाला संबंध ही नहीं बना, तो फिर किस हक से मेरे बेटे की जिंदगी में रह रही हो? उसका घर बसने क्यों नहीं देना चाहती हो तुम? डिम्पल, अगर हमारी भलाई के बारे में सोचना ही चाहती हो तो एक एहसान कर दो हम सब पर। विक्रम को नेहा से शादी करने के लिए मनाओ। सिया जी बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि डिम्पल उनकी बात को काटते हुए बोली, यह हरगिज नहीं हो सकता है बुआ जी। मैं मिस्टर चौहान की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो तुम आबाद कर रही हो उसकी जिंदगी? तुम भी तो वही कर रही हो, बर्बाद। एक काम करो डिम्पल, तलाक के पेपर पर साइन करो और चली जाओ। कर सकती हो ऐसा? बोलो। डिम्पल गुस्से में आकर बोली, आपके कहने से कुछ नहीं होगा बुआ जी। मैं मिस्टर चौहान की वाइफ हूँ, इस बात को आप झुटला नहीं सकती हैं। और रही बात हमारे बीच के संबंध की, तो किसी के कहने से हमारे बीच के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मिस्टर चौहान की शादी किसी और से करवा दूंगी, लेकिन नेहा से हरगिज नहीं। सिया जी गुस्से में लाल हो गईं। राजीव विक्रम के साथ घर के बाहर आया और विक्रम को समझाते हुए कहा, तूने डिम्पल से शादी की इस दिन के लिए? मैं तेरा दोस्त हूँ। डिम्पल जैसी अच्छी लड़की हर किसी को नहीं मिलती है। तुम आंटी को लेकर एक बार हॉस्पिटल आ जाना, उनका चेकअप हो जाएगा। बाय, अपना ख्याल रखना। बाय। विक्रम भी अब परेशान हो गया था इन रोज रोज की बातों से। वो अपनी मॉम की खराब तबीयत के लिए खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। अपनी मॉम के कमरे में आकर वो उनके पास बैठते हुए कहा, मॉम, आप चाहती हैं कि मैं नेहा से शादी कर लूं? बस इसी बात के लिए आपको टेंशन होती है? आपको डिम्पल से इतनी नाराजगी क्यों है आखिर? रोहिणी जी बेड पर लेटे हुए बोली, बात नाराजगी की नहीं है, बात है इस घर को वारिस देने की। तुम्हारे डैड ने पहले ही समझा दिया था तुम्हें। मैं जानती हूँ तू पूजा को कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन एक ही वजह से तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे हो। यह डिम्पल आखिर कब तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगी? ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन क्या वो तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी? पूरे मन से सिर्फ नहीं, बल्कि उसे तुम्हें वो सारे हक देने होंगे जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है। अगर हाँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से। लेकिन इन सब के लिए मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, पूरे 3 महीने। अगर 3 महीने के भीतर अगर वो लड़की इस घर को वारिस देने की गुड न्यूज़ सुना देती है, तो उसे इस घर में वही सम्मान मिलेगा जो चौहान हाउस में मुझे मिला है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकी, तो 3 महीने के बाद तुम नेहा के साथ 7 फेरे लोगे और डिम्पल हमेशा हमेशा के लिए इस घर से तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें मेरी शर्त? विक्रम असमंजस में पड़ गया था। आखिर इन 3 महीने में डिम्पल कैसे अपने अतीत को, अपने पहले प्यार को भुलाकर उसे वो सारे हक दे देगी जो एक पति का होता है? लेकिन वो अपनी मॉम की शर्त को भी कैसे स्वीकार करे? वो कुछ देर तक चुप रहा, तो रोहिणी जी बोली, इतना आसान है उस लड़की के लिए? क्या कर पाएगी वो ऐसा? विक्रम उन्हें हाँ करते हुए कहा, मॉम,
मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर ठीक है, आप जाओ तुम, और कल से ही एक नई शुरुआत करो डिम्पल के साथ, और मुझे झूठा साबित कर दो कि मैं गलत थी उस लड़की के बारे में। मैंने जो भी कहा वो झूठ था। रोहिणी जी की बातें सुनकर विक्रम उनके कमरे से चला गया, लेकिन अपने मन में सोचते हुए बोली, यह शर्त तो तुम तब पूरा करोगे ना जब मैं चाहूंगी। शादी तो मैं तुम्हारी नेहा से कराकर रहूंगी। विक्रम, उस लड़की को 3 महीने कैसे झेलना है यह मुझे पता है। अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। रोहिणी जी मन ही मन खुश हो रही थी। न जाने उनके दिल ने कितनी सारी साजिशें रच डाली थी जो डिम्पल के लिए थी। नेहा उनके कमरे में आई और उन्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर पूछ बैठी, आज आपकी ये स्माइल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आखिर किस बात को लेकर इतना खुश हैं आप? ये तुम्हें नहीं बता सकती हूँ मैं। तुम ये क्या लेकर आई हो? आंटी, आपके लिए दवाई और दलिया है। डॉक्टर ने आपको हैवी खाना खाने से मना किया है। मैं कोई बीमार नहीं हूँ और ना ही कुछ हुआ है। तुम ये खाना लेकर जाओ, और मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। मिसेज चौहान की इतना कहते ही नेहा उन्हें हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी। तो रोहिणी जी बेड पर बैठकर बोली, रोहिणी सिंह चौहान हूँ मैं। क्या लगा था तुम्हें कि मैं बीमार हो गई हूँ? यह सब कुछ मैंने सिर्फ उस लड़की की वजह से किया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि विक्रम उस लड़की के प्यार में पागल हो जाए। वैसे भी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तुम अभी से ही शॉपिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि 3 महीने के बाद तुम मेरे बेटे के साथ फेरे लेने वाली हो। ये किस पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, वो भी 3 महीने का? ये पंडितों के बस की बात नहीं है स्वीट हार्ट, तुम नहीं समझोगी। अब जाओ और मेरे लिए स्पेशल डिश बनाकर लेकर आओ, जिससे मैं खुश हो जाऊं। नेहा चौंकते हुए अपने मन में बोली, ये बुढ़िया पागल हो गई है क्या? ये इतना खतरनाक एक्टिंग करती है कि मैंने इसे बीमार समझ लिया था। आखिर ये करने क्या वाली है? नेहा किचन में जाती है और रोहिणी जी के मनपसंद के खाने बनाने लग गई। विक्रम ऑफिस जाने के लिए डिम्पल के पास कमरे में आता है और उसे बालकनी में खड़े देखकर बोला, आज डिनर हम बाहर करेंगे। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। घर में माँ बीमार है और आपको डिनर की पड़ी है। वैसे भी लंच टाइम हो ही गया है, तो आज घर में ही, फिर किसी दिन चलेंगे। विक्रम डिम्पल की बातों को मान लेता है और बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गया। आज विक्रम के एक अलग रूप को देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड थी, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसे विक्रम को कभी नहीं देखा था। ऑफिस आकर विक्रम अपने काम में लग गया और तभी उसके मोबाइल पर डिम्पल का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव नहीं करता है। डिम्पल लगातार उसे कॉल किए जा रही थी, तो वो कॉल रिसीव करता है। तो दूसरी तरफ से डिम्पल बोलती है, मिस्टर चौहान, क्या हुआ है आपको? आपको मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है मुझे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ हुआ है? मुझे ऑफिस में काम है। बाय। मिस्टर चौहान, लिसन प्लीज, आप मेरी बातों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तुम्हें कुछ कहना नहीं है और ना मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है। बाय। विक्रम कॉल कट कर देता है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की है पहल करने की, लेकिन अब नहीं। मैं चाहता हूँ कि जैसे तुमने सबके सामने मुझे अपना लाइफ पार्टनर माना है, वैसे ही अपने दिल की बात मुझसे कह दो। डिम्पल झुंझलाते हुए खुद से बोली, यह मिस्टर चौहान को क्या हो गया है? वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वाइफ हूँ मैं उनकी, फिर भी। कादम्बरी जी डिम्पल को खुद से बड़बड़ाते हुए देखकर हंसते हुए बोली, विक्रम ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि तुम उसे टाइम दो, जो हर पति अपनी पत्नी से चाहता है। वो क्या आंटी जी, मैं तो मिस्टर चौहान की सारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ और उन्हें कब क्या चाहिए यह भी पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन तुम वो नहीं दे पा रही हो जो उसे चाहिए बेटा। तुमने उसकी ज़िंदगी में पूजा की जगह तो ले लिया है, लेकिन पूजा के दिल में जो प्यार और समर्पण अपने विक्रम के लिए था, वो तुम नहीं कर पा रही हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। तुमने खुद को विक्रम की पत्नी तो मान लिया है, लेकिन उसे पति होने का हक नहीं दिया है। वो जो चाहता है वो तुमसे नहीं हो रहा है। उसे पूरे मन से नहीं, बल्कि उसे वो। कादम्बरी जी इतना कहकर चुप हो गईं, तो डिम्पल उनके चेहरे के भाव को समझते हुए बोली, क्या सच में मैं उस शख्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लूं, जिसके दिल में आज भी उसकी पहली वाइफ है, जिससे वो बेहद ही प्यार करता है? उसे भूलना क्या, उसका ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकता है?
हाँ, मैं प्यार करने लगी हूँ मिस्टर चौहान से। इसीलिए नहीं कि उन्होंने मेरे डैड को सब कुछ वापस कर दिया या फिर वो अच्छे इंसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो इंसान अपने से पहले किसी और के बारे में सोचता है, ये खूबी मुझे अच्छी लगी। जानती हैं आप आंटी जी, जब मैं पहली बार मिस्टर चौहान से मिली तो उनमें मुझे कोई अच्छाई नज़र नहीं आई। वो मुझे घमंडी, पैसे का धौंस जमाने वाला, जो रिश्तों को बिजनेस डील समझता हो, उसके पास तो दिल हो ही नहीं सकता है। लेकिन अनजान थी मैं कि उस इंसान के दिल में किसी के लिए इतना प्यार भी हो सकता है। उन्हें पसंद करने लगी थी, अब उन्हें चाहने लगी हूँ। इस रिश्ते का जो भी अंजाम होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर उनके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो वो अपने दिल की बात कहने में देर नहीं करेंगे। कादम्बरी जी फिर से डिम्पल को समझाते हुए बोली, आज तक तुम मेरे बेटे को नहीं भूल सकी ना। आज भी उससे, अतीत से चाहे जितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। नहीं तो अतीत की यादें हमें ना जीने देती हैं और ना ही हमें खुश रहने देती हैं। डिम्पल की बातें कादम्बरी जी को अच्छी लगीं। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने इस नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं खुश हूँ कि मेरे बेटे विक्रम की ज़िंदगी में तुम जैसी लड़की आई है, जैसा मैं चाहती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस नेहा से बचकर रहना, क्योंकि मैं इसे तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। मैं तुम्हें देने के लिए कुछ लाई थी। यह पूजा के लॉकर की चाबी है। जानना नहीं चाहोगी मैं तुम्हें ये लॉकर की चाबी क्यों दे रही हूँ? क्यों दे रही हैं आप? ये लॉकर की चाबी तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है डिम्पल। तुम जब लॉकर को खोलोगी तो समझ में आ जाएगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बेटी की जान एक्सीडेंट में नहीं गई थी, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। तुम्हें यह चाबी उस इंसान तक जरूर ले जाएगी। पूजा का अधूरा काम तुम पूरा करोगी बेटा। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। डिम्पल उस चाबी को लेकर कुछ सोचने लगी। कादम्बरी जी चली जाती हैं, लेकिन कोई था जो उन दोनों की बातों को सुन रहा था। डिम्पल उसे देखती है, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से जा चुकी थी। डिम्पल उस लॉकर की चाबी को अपने हाथ में तो ले लेती है, लेकिन वो बहुत ही बड़ी असमंजस में पड़ गई थी। लेकिन खुद को हिम्मत देते हुए बोली, आंटी ने तुझे ये जिम्मेदारी को सोच समझ कर दिया है डिम्पल। आखिर इस लॉकर में ऐसा क्या है जिस काम को पूजा नहीं कर सकी? वो मुझे करना होगा। लेकिन पहले मिस्टर चौहान से मिलती हूँ। उन्हें आखिर हुआ क्या है? डिम्पल जा ही रही थी कि नेहा से टकरा जाती है। वो डिम्पल पर चिल्लाते हुए बोली, आंखें होकर भी तुम्हें हर किसी से टकराने की आदत पड़ गई है ना? और ज़बरदस्ती किसी के भी लाइफ में आने की। मुझे बताने की या फिर सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लंबा चौड़ा भाषण सुनने का मूड नहीं है। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? और मैं किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती नहीं आई हूँ। तुम्हें लगता है ना कि मिस्टर चौहान की लाइफ में मैं ज़बरदस्ती आई हूँ? लेकिन मुझे तो तुम ज़बरदस्ती करते हुए नज़र आ रही हो। ऐसे किसी के घर में रहना और उसके पीठ पीछे साजिश करना, यह तो तुम्हारी आदत है ना? मुझे तो कभी कभी तुम साइको लगती हो। कहीं पूजा के मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? डिम्पल की बातें सुनकर तो नेहा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, लेकिन वो फिर से इस बात से अनजान बनते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पूजा की मौत में मैं कैसे? बहन थी वो मेरी। मैं उसके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तो फिर बहन के मरते ही तुम्हें इतनी जल्दी मिस्टर चौहान से प्यार हो गया और तुम शादी करने के लिए यहाँ आ गई, या फिर कुछ और ही बात है? नेहा अब और बहस करना नहीं चाहती थी। वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। इधर विक्रम के कमरे में आकर डिम्पल पूजा के लॉकर को खोलने लगी। खोलते ही उसमें कुछ पेपर मिलते हैं, जिसे देखने लगी। उस पेपर में किसी जमीन का जिक्र किया हुआ था और उसका जगह का नाम आशा फाउंडेशन। उस नाम को पढ़कर डिम्पल को ऐसा लगा जैसे उसने इस नाम को कहीं तो पढ़ा है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, इस जगह से पूजा का क्या लेना देना है? और इस फाउंडेशन से क्या रिश्ता है? कहीं पूजा की मौत की वजह यही तो नहीं? मुझे इस पते पर जाकर ही पता चलेगा। डिम्पल सारे पेपर को अपने बैग में रखकर वो तैयार होकर कादम्बरी जी को बाय बोलकर जाने लगी। और जाते हुए वो बोलकर गई थी कि हो सकता है उसे देर भी हो जाए। अगर मिस्टर चौहान ऑफिस से आ गए तो उन्हें सिर्फ इतना बताना है कि वो किसी जरूरी काम से गई हुई है। डिम्पल कार से न जाकर ऑटो से चली गई और आशा फाउंडेशन पहुंच गई थी।
वहां पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वहां ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर डिम्पल आसपास मौजूद लोगों को देखकर उनके पास आई और पूछने लगी, इस आशा फाउंडेशन में ताला क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इस फाउंडेशन को जो चलाती थी अचानक से आना ही छोड़ दिया। वैसे भी किसे समाज की सेवा करना है, किसी को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। वैसे भी इस जमीन पर अब बहुत जल्दी होटल बनने वाला है, यह फाउंडेशन को तोड़ा जाएगा। उस आदमी की बात को सुनकर डिम्पल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उस आदमी से फिर से पूछती है, आप जानते हैं यह आशा फाउंडेशन कौन चलाता था? हाँ, पूजा मैम शायद चलाती थी। बहुत ही नेक और भली औरत थी। पता नहीं कहाँ चली गई। उस दिन तो वो इस जमीन के डीलर से मिलने गई थी, क्योंकि इस फाउंडेशन से न जाने कितने गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों का गुजर बसर होता था। अब इस जमीन का डीलर कौन है, ये हमें नहीं पता है। डिम्पल अब सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार इस जमीन के डीलर को पूजा के अलावा कोई और भी तो जानता होगा। क्या सच में पूजा की मौत इस कारण से तो नहीं हुई होगी? हो सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। क्या मिस्टर चौहान मेरी हेल्प करेंगे? क्या उन्हें पूजा जो फाउंडेशन चलाती थी उसके बारे में पता है? डिम्पल उसी कैफे में आती है जहाँ वो पहले आती थी। वो थोड़ी सी परेशान होकर बस पूजा के बारे में ही सोच रही थी। तभी कोई उसके सामने से चेयर पर बैठते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है कि जब भी तुम परेशान होती हो तो अकेले रहना चाहती हो, क्योंकि तुम किसी को परेशान नहीं करना चाहती हो, बस खुद से ही सवाल करती हो। और ये जगह जो तुम्हारी पसंदीदा जगहों में से एक है। डिम्पल अपना सर उठाकर देखती है और बिना चौंकते हुए बोली, मिस्टर चौहान, आप यहाँ? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ मिलूंगी? बस जान गया हूँ मैं। इतना तो तुम्हें जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए स्ट्रांग कॉफी ऑर्डर करता हूँ। तो फिर डिनर यहीं कर लेते हैं, विक्रम कहता है। डिम्पल सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, मैंने आपको बताया भी नहीं कि मैं इसी कैफे में मिलूंगी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि तुम यहीं मिलोगी। तुम्हारे लिए कॉफ़ी आ गया है, तुम आराम से पियो। मैं डिनर ऑर्डर करता हूँ। डिम्पल कॉफ़ी पीते हुए विक्रम की आंखों में झांकते हुए मन में बोली, आप मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं मिस्टर चौहान? मैंने तो सोचा भी नहीं कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे। क्या आप सच में मुझसे? नहीं नहीं, यह क्या सोच रही हूँ मैं? ये गलत है ना? मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। विक्रम एक फाइल को लेकर टेबल पर रखता है और मुस्कुराते हुए बोला, जानती हो डिम्पल, ये फाइल सिर्फ फाइल नहीं है, बल्कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस प्रॉपर्टी का डीलर होने के साथ साथ मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, क्योंकि मैं अपने एक क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप पर उस जमीन पर बहुत ही आलीशान होटल बनाने वाला हूँ। इस जमीन के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं अपने सपने को पूरा करके रहता हूँ, क्योंकि मुझे जिसकी चाह रहती है वो मेरी जिद बच जाती है। डिम्पल भी मुस्कुराने लगी। तभी विक्रम का मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए कैफे से बाहर चला गया। डिम्पल उस फाइल को लेकर खोलती है और जैसे ही वो फर्स्ट पेज देखती है तो एकदम से सॉफ्ट रह गई, क्योंकि उस फाइल में जिस प्रॉपर्टी का जिक्र था वो आशा फाउंडेशन का ही था, जिस पर होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट विक्रम को मिला था। उस जमीन का डीलर कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही था। डिम्पल खुद से बुदबुदाई, कहीं पूजा की मौत के पीछे मिस्टर चौहान का हाथ तो नहीं? क्या सच में एक प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने अपनी पत्नी, जिससे वो इतना प्यार करते थे, उसका मर्डर भी कर सकते हैं? लेकिन ये बात झुटलाया भी तो नहीं जा सकता है ना, कि मिस्टर चौहान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओ नो, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? हो सकता है सच्चाई कुछ और भी तो हो सकती है। मैं एक बार मिस्टर चौहान से पूजा के फाउंडेशन के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। डिम्पल कसमकस में थी। इधर नेहा भी उसी रेस्टोरेंट में आई हुई थी, किसी के आने का इंतजार कर ही रही होती है। तभी वो इंसान उससे मिलने आता है, जिसे देखकर नेहा मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो टाइम के बड़े पक्के हो। मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया और तुम आ भी गए। मुझे फिर से तुम्हारी ज़रूरत है इस बार, लेकिन किसी को बिना पता लगे ही तुम्हें मेरा काम करना होगा। नेहा उस शख्स को डिम्पल की तस्वीर देते हुए बोली, यह लो एडवांस, और इसे ख़त्म करना होगा। वो भी सारा विलियम सिर्फ विक्रम सिंह चौहान पर आना चाहिए। मैं उसे सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। काम पूरा होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे।
और तुम इस शहर से चले जाओगे। इतना सुनकर वो शख्स मुस्कुराते हुए चला गया। नेहा कॉफी पीने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र डिम्पल पर पड़ी। वो घबराते हुए बड़बड़ाई, यह डिम्पल इस टाइम क्या कर रही है? क्या किसी से मिलने आई है क्या, या फिर विक्रम के साथ? नेहा अपने स्कार्फ से चेहरा ढककर वहीं चेयर पर बैठ डिम्पल पर नजर रखने लगी। विक्रम बात करने के बाद डिम्पल के पास आता है और डिनर ऑर्डर करते हुए वो डिम्पल की तरफ देखते हुए कहा, तुम अब कहाँ खोई हुई हो? मिस्टर चौहान, मैं आशा फाउंडेशन के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा, वो फाउंडेशन? वो तो बहुत महीने पहले ही बंद हो गई है। उसके बारे में क्या जानना है? डिम्पल, मैं यहाँ कोई भी काम के बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे अब तक मेरे साथ हो, वैसे ही हमेशा रहो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़ना चाहता हूँ। मिस्टर चौहान, आपके बोलने का मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। डिम्पल हकलाते हुए बोली, तो विक्रम उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू बी फादर डिम्पल। वो हमारे बच्चों का, हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, वो भी ऐसी कि कभी टूटे ना। पूजा के जाने के बाद मैं टूट गया था, लेकिन तुम्हारे आने से मैं फिर से जीने लगा हूँ। अब तुम्हारे साथ रहना है मुझे। इतनी सी खुशी तो दे सकती हो ना मुझे? बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मंजूर है मुझे, अगर बदले में तुम मेरी जान भी ले लोगी। डिम्पल हैरानी से विक्रम को देखती है, फिर फीकी मुस्कान लिए हुए बोली, आप फिर से मुझसे सौदा करना चाहते हैं मिस्टर चौहान? पहले शादी का, फिर प्यार का, और अब बच्चे का सौदा। और बदले में मुझे कुछ भी देने को तैयार हो गए, यहाँ तक कि अपनी जान भी। एक माँ की कीमत चुका पाएंगे मिस्टर चौहान? बात ऐसी है ना, हर किसी को किसी से कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। माँ को अपने बेटे पर हक के साथ साथ उसका प्यार भी। एक पिता को अपने बेटे की कामयाबी, एक पति को अपनी पत्नी से प्यार, या फिर प्यार के नाम पर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की बात। लेकिन हमसे कोई नहीं पूछता है कि तुम लड़कियां क्या चाहती हो। पूजा के जाने के बाद आप टूट गए थे। तना और अकेला इंसान अक्सर टूट ही जाता है, जब तक उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ जाता है। कभी आपने जानने की कोशिश की पूजा क्या चाहती थी? उसके सपने क्या थे? उसकी मौत की वजह क्या थी? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि उसकी मौत के पीछे कौन कौन है? मैं जानती हूँ हम दोनों का रिश्ता किसी कागज़ के पन्ने पर साइन करने से ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जब दिल से दिल जुड़ जाते हैं और जब हमें एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, तो एक दूसरे के बिना नामुमकिन हो जाता है, जैसे मुझे आपकी आदत पड़ गई है। प्यार करने लगी हूँ आपसे, इसलिए आपकी हर बात को मानती हूँ। हाँ, मैं भी आपसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपने डैड के साथ वापस नहीं गई, क्योंकि नहीं रह सकती हूँ आपके बगैर। मैं एक अजीब सी सिचुएशन में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं इसलिए कहे बिना नहीं रह सकती, लेकिन आप नहीं समझेंगे, क्योंकि डिम्पल रोते हुए कैफे से बाहर निकल गई और सड़क के किनारे खड़े होकर वो रोते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। विक्रम चुप हो गया। वो मन में पछतावा करने लगा कि उसने गलती से ही सही, लेकिन आज फिर से उसने डिम्पल को हर्ट किया है। लेकिन डिम्पल को तो जैसे अब आदत पड़ गई थी ऐसी बातें सुनने की। लेकिन आज विक्रम खुश होने के साथ साथ शॉक्ड भी था, क्योंकि आज डिम्पल ने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, वो खत्म हो गया था। विक्रम कैफे से बाहर आ गया और रोते हुए डिम्पल के पास आकर वो उसे अपनी तरफ करते हुए उसकी रोती हुई आंखों में देखने लगा। डिम्पल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो। तुम्हें पता है, जब तुम रोती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। डिम्पल भी गुस्से में रोते हुए बोली, हाँ, मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ, तो क्या मेरी गलती है? आप भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो मेरी आंखों में देखकर बोलो, अभी जो तुमने कुछ देर पहले जो बात कही थी वो क्या था? मुझे नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, कहते हुए डिम्पल जाने लगी, तो विक्रम उसके हाथ को पकड़कर अपने गले से लगाते हुए बोलने लगा, तुमने तो अपने दिल की बात कहकर तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन मेरा क्या? जब मुझे प्यार हुआ था तो तुमसे कहने से डरने लगा था। कहीं तुम मुझसे नाराज होकर चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अपने दिल की बात बयां कर सकता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई ये कह पाऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। डिम्पल जब विक्रम की बात को सुनती है
तो वो विक्रम को अपने दोनों हाथों में भर लेती है। इन दोनों को ऐसे प्यार में लिपटे हुए देखकर नेहा को जलन महसूस होने लगी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, बस कुछ ही टाइम में मैं तुम दोनों को ऐसे अलग करूंगी जिसके बारे में तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो। नेहा अपने मन में ठान चुकी थी कि वो विक्रम और डिम्पल को अलग करके रहेगी। गुस्से में तमतमाए हुए वो घर के लिए निकल पड़ी। और कुछ देर बाद जैसे ही वो घर आई, उसे रोहिणी जी हॉल में ही मिल गईं। वो चहकते हुए बोली, आ गई तुम? मैंने कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एक गुड न्यूज़ है, सुनना चाहोगी? मेरे लिए गुड न्यूज़ क्या होगी, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं आंटी। जिस दिन विक्रम और डिम्पल हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए, उस दिन मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि उस दिन मैं सिर्फ जश्न मनाऊंगी। इधर डिम्पल और विक्रम अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी थी। डिम्पल विक्रम से अलग होते हुए बोली, मिस्टर चौहान, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे याद भी नहीं कि इतनी ज़्यादा मैं कब खुश थी। इतना प्यार तो मैंने खुद से भी नहीं किया जितना मुझे तुमसे हो गया है। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। मेरे पाँव जमीन पर एक जगह टिक नहीं रहे हैं। सब कुछ जैसे बदल गया है हमारे बीच। और अब दूरियां नहीं आने दूंगी मैं। इन फासलों को कम करके मैं सिर्फ आप में खो जाना चाहती हूँ, ताकि कोई हमें अलग ना कर सके। चुप, कोई अलग नहीं कर सकता है हमें। डिम्पल के चेहरे की रंगत निखर आई थी विक्रम की बातें सुनकर। विक्रम उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके करीब आने लगा। तभी डिम्पल को शरारत सूझी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर चौहान, डैड। विक्रम झट से डिम्पल को छोड़ देता है और किसी जेंटलमैन की तरह खड़ा हो गया। उसे ऐसे देखकर डिम्पल की हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोलने लगी, फट्टू कहीं के, मैंने तो सिर्फ कहा और आप डर गए। तुम्हारी तो मैं मजे ले रही हो मेरी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए विक्रम डिम्पल के पीछे पीछे भागने लगा। डिम्पल भी हंसते हुए बोले जा रही थी, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है मिस्टर फट्टू। इतनी आसानी से मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। डिम्पल इतना कह ही रही थी कि वो विक्रम एक जगह रुक गया और डिम्पल उसे देखकर सड़क के बीचों बीच आ गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा था कि वो कहाँ है। अचानक से एक गाड़ी उसके सामने से आने लगी, लेकिन जब तक विक्रम का ध्यान जाता, उससे पहले ही वो गाड़ी डिम्पल को रौंदते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गई। डिम्पल लुढ़क कर एक किनारे जाकर जमीन पर गिर गई। डिम्पल को ऐसे देखकर विक्रम को जैसे सदमा लगा हो। उसके कदम जमीन पर ऐसे टिक गए थे कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। डिम्पल बेसुध होकर जमीन पर पड़ी हुई उसके सर से निकल रहे खून को देखकर विक्रम और भी घबरा गया। वो हड़बड़ाते हुए डिम्पल के पास आया और उसे गोद में उठाकर वो कार के पास ले जाने लगा। आज पहली बार डिम्पल के लिए उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। डिम्पल, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। डिम्पल प्लीज, सुन रही हो ना तुम? डिम्पल। विक्रम कार की ड्राइविंग सीट के बगल में डिम्पल को बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो उसे पकड़कर कार ड्राइव करने लगा। उसे एक बार फिर से महसूस होने लगा जैसे पूजा की तरह अब डिम्पल को भी खो देगा। उसके अंदर इतना डर बैठ गया था कि उसकी सांसें अटक रही थी, गला सूख गया, लेकिन डिम्पल से उसकी नजरें नहीं हट रही थी। इधर रोहिणी जी खुश होकर नेहा से बोली, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब विक्रम को मेरी बात माननी पड़ेगी और उसे तुमसे ही शादी करनी होगी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? यह मिरेकल होगा कैसे? मिरेकल हो चुका है, बस इंतजार है तो उस न्यूज के सुनने का, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तभी रोहिणी जी के मोबाइल की घंटी बजी। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। हेलो मम, डिम्पल का एक्सीडेंट हो गया है मम। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। आप प्लीज़ डैड को लेकर आ जाइए। ये कब हुआ बेटा? वो ठीक तो है ना? कौन से हॉस्पिटल में? डिम्पल को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी मम, लाइफ लाइन हॉस्पिटल में। मेरी बहू का एक्सीडेंट? वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है? मैं अभी आ रही हूँ बेटा। कहते हुए रोहिणी जी कॉल कट कर देती हैं। तो नेहा हैरानी से पूछ बैठी, डिम्पल का कॉल आया था क्या? नहीं, मेरे प्यारे बेटे का कॉल था। उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। वो बच जाएगी ना, या फिर वो ऊपर वाले को प्यारी हो जाएगी? रोहिणी जी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, तुम भी मेरे साथ चलो। रोहिणी जी नेहा के साथ चली जाने लगी तो कादम्बरी जी उन्हें रोकते हुए बोली, रोहिणी बहन जी, आप कहाँ जा रही हैं? क्यों? अब आपको बताकर घर से जाना होगा क्या? आप इस घर की नई मालकिन है क्या, जो अब हर काम आपसे पूछकर करने पड़ेंगे हमें? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं तो बस आपसे पूछ रही थी। हाँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों? ये आपसे परमिशन लेकर जाना होगा। आपके कहने का मतलब मैं अच्छे से समझ गई हूँ। जिस दिन से मैं यहाँ अपने बेटे के घर में रहने आई हूँ, तब से आपके तेवर ही बदले हुए हैं। आप चाहती ही नहीं कि मैं यहाँ रहूँ। मैं चली जाती हूँ इस घर से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। रोहिणी जी कादम्बरी जी को सुनाकर नेहा के साथ घर के बाहर चली गई और कार में बैठते ही नेहा उनसे पूछने लगी, आंटी जी, आप मासी पर इतना भड़क गई थी बेवजह ही। अगर इस घर की बहू बनना चाहती हो तो सबसे पहले कादम्बरी को इस घर से निकालना होगा, क्योंकि वो भी डिम्पल की चहेती हैं। समझी तुम? अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगी। वाह आंटी जी, ये सब कुछ आप ही सोच सकती हैं। अब हॉस्पिटल में देखते हैं। आखिर भाभी तो मुझे एक अच्छी माँ की एक्टिंग करनी है। बेचारी मेरी बहू। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।